नमस्कार, न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। उत्तर प्रदेश विशेष की शुरुआत करेंगे तो यूपी ने टीकाकरण को लेकर कीर्तिमान रचा है। टीका और टेस्ट में टॉप पर है योगी सरकार। अब तक 3 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगी है। तो यूपी में वैक्सीनेशन को लेकर अगर बात की जाए तो जून का लक्ष्य 24 दिन में ही पूरा हो गया है। बता दें, जो लक्ष्य तय किया गया था पूरे महीनों में, वो मात्र 24 दिन में पूरा हुआ है। जून में 1 करोड़ वैक्सीनेशन का लक्ष्य तय किया गया था और 24 दिन में ही ये लक्ष्य पूरा हो गया है। बता दें, अब डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर यूपी में अलर्ट है। यूपी में अभी तक किसी केस की पुष्टि नहीं हुई। हालांकि आपको बता दें, दूसरे राज्यों से सटे जिलों में जीनोम सीक्वेंसिंग की जा रही है। दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों की जांच तेजी से की जा रही है। केजीएमयू में नमूनों की जीनोम सीक्वेंसिंग शुरू कर दी गई है। और लखनऊ से नीलेश चौहान हमारे साथ लाइव जो गए हैं, उनसे अपडेट ले लेते हैं। नीलेश, जिस तरीके से अगर हम यूपी की बात कर रहे हैं तो वैक्सीनेशन तेजी से हो रहा है और टेस्टिंग भी तेजी से हुई है। फिलहाल डेल्टा प्लस को लेकर बात कर लेते हैं। हालांकि कोई केस नहीं मिला है, लेकिन तैयारी किस तरीके की है? देखिए, अगर हम उत्तर प्रदेश सरकार की बात करें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करें, तो व्यापक पैमाने पर उत्तर प्रदेश में टीकाकरण का महाअभियान प्रत्येक जनपद में, प्रत्येक ग्राम में चलाया जा रहा है। उसी का नतीजा है कि उत्तर प्रदेश में प्रतिदिन जो है 6 लाख से ज्यादा लोगों को टीकाकरण किया जा रहा है। ये अपने आप में एक बड़ा कीर्तिमान है, क्योंकि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर ने जनता को प्रभावित किया, उसके बाद लगातार जो टीकाकरण का महाअभियान है उत्तर प्रदेश सरकार चला रही है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि जो डेल्टा प्लस वेरिएंट हिंदुस्तान में दस्तक देने की जिसकी बात कही जा रही है, उसको लेकर भी उत्तर प्रदेश सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि पहले ही उसकी तैयारियां कर ली जाएं। केजीएमयू में एक टीम गठित की गई है जो लगातार इस पर रिसर्च कर रही है। पीजीआई को भी हाई अलर्ट पर रखा गया है कि अगर उत्तर प्रदेश में कहीं पर भी डेल्टा प्लस वेरिएंट का कोई मरीज मिलता है तो ऐसी स्थिति में उसको तत्काल इलाज मुहैया कराए ताकि उसकी जान को बचाया जा सके। उसके अलावा अगर हम टीकाकरण की बात करें तो महिलाओं के लिए पिंक टीकाकरण बूथ बनाया गया, मजदूरों के लिए टीकाकरण बूथ बनाया गया, मीडिया को टीकाकरण किया जा रहा है। उसी का नतीजा है कि उत्तर प्रदेश सरकार तमाम तैयारी दी गई है। ठीक है, ठीक। नीलेश, हम जीनोम सीक्वेंसिंग के बारे में जानेंगे। जिस तरीके से दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों की जांच तेज कर दी गई है, जीनोम सीक्वेंसिंग के बारे में भी जानेंगे, किस तरह से ये सीक्वेंसिंग शुरू की गई है। तो एक बार फिर से आपको ये अपडेट दे दें, अब तक 3 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर बात करें तो यूपी हर बार एक नया रिकॉर्ड बनाती है। जून का लक्ष्य 24 दिन में पूरा कर लिया गया है। जून में 1 करोड़ वैक्सीनेशन का लक्ष्य था और ये मात्र 24 दिन में पूरा कर लिया गया है। 24 दिन में ये लक्ष्य पूरा किया गया है। और जानकारी दे दें कि डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर भी यूपी अलर्ट मोड पर है। फिलहाल अभी तक यूपी में कोई केस नहीं मिला है डेल्टा प्लस का, लेकिन फिर भी जीनोम सीक्वेंसिंग की जा रही है। दूसरे राज्यों से सटे जिलों से आने वाले लोगों की जांच तेजी से की जा रही है और आने वाले लोग जो हैं उनको ठीक से चेक किया जा रहा है। केजीएमयू में नमूनों की जांच हो रही है। बता दें, यूपी में जो टीकाकरण का रिकॉर्ड है वो काफ़ी बेहतर साबित हुआ है। और ऐसे में अगर हम देख रहे हैं पूरे देश भर की स्थिति, सबसे ज़्यादा वैक्सीनेशन को देखा जाए तो यूपी में हो रहा है। नीलेश एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीलेश, हम जीनोम सीक्वेंसिंग के बारे में जान रहे थे आपसे। बिल्कुल, अगर हम जीनोम सीक्वेंसिंग की बात करें तो केजीएमयू में एक डॉक्टरों की रिसर्च टीम लगातार इस पर रिसर्च कर रही है कि जो डेल्टा प्लस वेरिएंट ज्यादा खतरनाक बताया जा रहा है, अगर वो उत्तर प्रदेश में या देश में दस्तक देता है तो उससे पहले उसकी तैयारियां कर ली जाएं। केजीएमयू का एक डॉक्टरों का पैनल है जो लगातार जीनोम सीक्वेंसी पर काम कर रहा है। उसके अलावा अगर पीजीआई के हम एक्सपर्ट डॉक्टरों की माने, वो भी लगातार इस बचाव को लेकर लगातार काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार ये लगातार प्रयास कर रही है, चाहे वो डेल्टा प्लस वेरिएंट हो या फिर कोरोना की तीसरी लहर हो, उनसे निपटने के लिए सरकार की तरफ से व्यापक पैमाने पर इंतजाम कर लिए जाए ताकि किसी को कोई प्रकार की दिक्कत ना हो।
ठीक है। और साथ ही हम ये भी जानेंगे, जिस तरीके से कई अन्य जगहों पर बात करें, डेल्टा प्लस वेरिएंट के जो मरीज पाए गए हैं, यूपी में ऐसा कोई केस नहीं है, लेकिन फिर भी तैयारी किस लेवल पे है, दवाइयों को लेकर बात कर ले या फिर अलर्ट करने की, लक्षणों को लेकर बात कर ले, डॉक्टर्स की तरफ से किस तरीके की जो खबरें आ रही है वो सामने आ रही हैं? देखिए, अगर हम दवाइयों को लेकर बात करें तो उत्तर प्रदेश सरकार लगातार दवाइयों की कालाबाजारी को रोकने के लिए तमाम प्रयास कर रही है। कमेटियां गठित की गई हैं। कोरोना से संबंधित दवाइयां हों या डेल्टा प्लस वेरिएंट से निपटने की दवाइयां हों, अगर उनकी कोई कालाबाजारी करता है तो उनके ऊपर एनएसए के तहत कार्रवाई की जा रही है। ऐसे तमाम लोग उत्तर प्रदेश के अंदर चिन्हित किए गए हैं, चाहे राजधानी की बात करें, नोएडा की बात करें, गाजियाबाद की बात करें, इलाहाबाद की बात करें, तमाम जनपद हैं जहां पर एनएसए के तहत कार्रवाई की गई है जो दवाई की कालाबाजारी कर रहे थे। उसके अलावा लगातार छापेमारी दवाई के मार्केटों में भी चल रही है कि कहीं पर कोई नकली दवाई ना बेचने पाए, ताकि जनता को कोई नुकसान ना हो। तो ये तमाम तरीके के प्रयास उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं। ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया नीलेश तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। जो दूध आप पी रहे हैं, कहीं उसमें जहर तो नहीं? ये सवाल इसलिए क्योंकि परम डेयरी के प्लांट में बने मिल्क प्रोडक्ट को लेकर जो कोलकाता की लैब रिपोर्ट में खुलासा हुआ है वो डराने वाला है। तो सवाल उठता है कि क्या आप और हम दूध के नाम पर जहर पी रहे हैं? देखिए रिपोर्ट। क्या आप जहरीला दूध पी रहे हैं? जिसे आप दूध समझ रहे हैं वो जहर तो नहीं। बिना गाय भैंस के देश में बहती दूध की नदियां। जी हां, ये सवाल हम यूं ही नहीं उठा रहे। इसके पीछे है कोलकाता की लैब रिपोर्ट। इस रिपोर्ट के जरिए सामने आया है कि बुलंदशहर के परम डेयरी मिल्क प्लांट में जो दूध या दूध से बने जो प्रोडक्ट बेचे जा रहे हैं वो दूध नहीं बल्कि जहर है। इसका मतलब दूध नहीं जहर पीता है इंडिया। और कोलकाता की लैब रिपोर्ट इस पर मोहर भी लगाती है, क्योंकि परम डेयरी मिल्क प्लांट के सभी सैंपल जांच में फेल पाए गए हैं। आजकल की भीड़भाड़ की दुनिया में लोग इतने व्यस्त हैं कि वो गांव में जाकर या भैंस की डेयरी पे जाकर दूध नहीं ले पाते, लेकिन उन सबको दूध की ज़रूरत होती है। उनके घर में बच्चे होते हैं, घर के बुजुर्ग होते हैं, चाय के लिए, दूध पी का सेवन करना के लिए, यानी कई अलग तरीके होते हैं जिसमें दूध बहुत इम्पोर्टेंट होता है। लेकिन हमारे लिए दूध कहाँ से आता है? फैक्ट्रियों से आता है। उन फैक्ट्रियों पे जिनका मार्केट में ब्रांड की तरह एक नाम होता है। ऐसी ही एक फैक्ट्री के बाहर हम खड़े हुए हैं, परम फैक्ट्री। ये वो परम फैक्ट्री है जो एक ब्रांड है जिसने कई तरह की एनओसीज ले गए हैं, कई तरह के रजिस्ट्रेशंस करा रखे हैं और कई जगह इस दूध भी जाता है, पनीर जाता है, खोया जाता है, मावा जाता है और जो घी है वो जाता है। यानी कई अलग अलग ब्रांड्स के कई अलग अलग प्रोडक्ट बनाती है। लगभग दिवाली के आसपास 60 सैंपल इस फैक्ट्री से भरे गए थे, जिन सैंपलों में काफ़ी कोई शिकायत ये थी कि जो इसका पाउडर बनता है दूध वाला, वो दूध पाउडर में डिटर्जेंट मिलाया जाता है जो कि काफ़ी हार्मफुल होता है। जिस डिटर्जेंट से हम लोग घरों में कपड़े धोते हैं, कपड़ों पे लगे हुए दाग साफ करते हैं, उस डिटर्जेंट को ये कंपनी के जो लोग हैं वो दूध में इंसान को खिलाते हैं। बुलंदशहर के इस प्लांट में सालों से जहरीला दूध बनाया जा रहा है और लोग इसे पी भी रहे हैं। अब जब सच सामने आया है तो क्या कुछ कहना है ग्रामीणों का, आप खुद ही सुन लीजिए। कि इस फैक्ट्री के जो दूध है उसमें डिटर्जेंट मिलता है जिससे कपड़े धोते हैं, पिलाओगे? नहीं। क्यों नहीं पिलाओगे? तो बीमारी की जड़ है सबसे ज़्यादा। बीमारी की जड़ है। तुमको पता थी कभी ये बात कि इसमें डिटर्जेंट मिलता है? नहीं, पता तो नहीं थी हमको। कभी सुनी थी? कभी अफवाहों में? सुनी भी नहीं हमने तो। सुनी नहीं, लेकिन क्योंकि हमने इसमें काम ही नहीं करा। यदि पता चले इसका जो दूध है, इसका जो घी है, वो घर में जो कपड़े धोने में डिटर्जेंट इस्तेमाल होता है ना, उससे बना है, तो इस्तेमाल करोगे? नहीं करेंगे। क्यों? नुकसानदायक है। नुकसानदायक है। क्या क्या नुकसानदायक? शरीर के लिए हानिकारक है। जब डिटर्जेंट शरीर में जाएगा तो नुकसान तो होगा ही शरीर को। वहीं प्लांट के बाहर स्थित चाय की दुकान पर मौजूद लोगों से हमारे संवाददाता ने बातचीत की। इन लोगों ने बताया कि प्लांट के अंदर कास्टिक सोडा का इस्तेमाल होता है और कास्टिक सोडे से ही मिल्क प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। कि जो सामने होता है उसकी आंखों से कुछ नहीं बच पाता है, कुछ नहीं छुप पाता है। भाई क्या नाम है आपका? रिंकू सिंह। रिंकू, यहाँ पे कितने टाइम से आपकी चाय की दुकान है? मेरी 8-10 साल हो गई जी। 8-10 साल हो गए।
तो जो दूध इस्तेमाल करते हो वो इसी सामने वाली फैक्ट्री का करते हो? हाँ, मजबूरी में यहाँ से भी कर लेते हैं, गांव से भी लाते हैं। गांव से भी लाते हो, मजबूरी में यहाँ से कर लेते हो। यहाँ जो दूध इस्तेमाल करते हो वो कैसा दूध होता है? वो तो सर पाउडर का ही दूध है। पाउडर का दूध? जी। तो इस्तेमाल करोगे? नहीं, नहीं करोगे? नहीं क्यों करेंगे। परेशानी है ना इस दूध में। दूध में परेशानी है? जी। शिकायतें तो आती रहती होंगी, सुनी भी होंगी लोगों के मुंह? हाँ, आती रहती हैं। किस तरह की शिकायतें सुनी होंगी? फट भी जाता है दूध। हाँ, दूध फट भी जाता है, केमिकल का तो है ही दूध, ये केमिकल का मिला हुआ दूध है। दरअसल पिछले साल खाद्य विभाग ने इस प्लांट पर छापा मारा था, जिसके बाद सैंपल पहले लखनऊ भेजे गए। लखनऊ की लैब रिपोर्ट में सभी सैंपल फेल हुए और फिर इन सैंपलों को कोलकाता भेज दिया गया। इस पूरे मामले पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी का क्या कुछ कहना है, सुनिए। हाँ, हम लोगों टीम के साथ गए थे दीपावली में अभियान में रूटीन चेकिंग पे, तो वहाँ पे हम लोगों ने कई नमूने घी का, दूध का और स्किम्ड मिल्क पाउडर का भी नमूना संग्रहित किया था। इसमें से स्किम्ड मिल्क पाउडर का नमूना अनसेफ आया था, तो फिर हम लोगों ने नोटिस भेजी थी नियमानुसार, और फिर उसके बाद उन्होंने जो है ये खाद्य कारोबार करता जो हैं उनके द्वारा जो है रेफरल लैब के लिए आवेदन प्राप्त हुआ था, तो हम लोगों ने उसे जो है कार्यालय में जो नमूने रखे थे उनके जो है उसमें से एक नमूना जो है कलकत्ता भेजा था रेफरल लैब में जांच के लिए। कलकत्ता से भी इनकी जांच रिपोर्ट जो है असुरक्षित प्राप्त हुई है, तो अब इनके खिलाफ जो है मुकदमा दायर करने के लिए आयुक्त के यहाँ पत्रावली भेजी है। आयुक्त के यहाँ परमिशन मिलते ही इनके खिलाफ मुकदमा दायर किया जाए। वहीं इस पूरे मामले पर सिटी मजिस्ट्रेट जगदम्बा सिंह का क्या कुछ कहना है, वो भी सुनिए। हाँ, ये दीपावली के पहले इसकी सैंपलिंग की गई थी, जो जांच में भेजी गई थी। सेंट्रल लैब से अनसेफ की रिपोर्ट आई हुई है और उसके खिलाफ जो है रिपोर्ट, चूँकि संबंधित फर्म के खिलाफ रिपोर्ट तभी ACGM के यहाँ दर्ज होती है जब वहाँ खाद्य सुरक्षा आयुक्त के यहाँ से परमिशन मिल जाती है। वो रिपोर्ट भेजी गई है, परमिशन आते ही ACGM के यहाँ मुकदमा दर्ज करा दिया जाएगा। हाँ, खाद्य सुरक्षा जब तक आयुक्त का कोई निर्देश नहीं होगा, चूँकि रिपोर्टिंग की जा चुकी है और अनसेफ की रिपोर्ट भी आई है, तो जब तक वहाँ से कोई आदेश नहीं होगा तब तक यहाँ से कार्रवाई। यद्यपि इस संबंध में मैं DO फूड से अभी वार्ता करूँगा, उनसे फ़ोन मिलाया जा रहा है, उनका नॉट रीचेबल बता रहा है, लेकिन जहाँ तक क्षेत्रीय इंस्पेक्टर द्वारा जो सूचना दी गई है यही है, खाद्य सुरक्षा आयुक्त के यहाँ से जो ही परमिशन मिलेगी तत्काल कार्रवाई हो जाएगी। बहरहाल दूध को लेकर कोलकाता की लैब रिपोर्ट सभी के लिए चौंकाने वाली है। अब प्रशासन को इस और बड़े कदम उठाने होंगे और अगर ऐसा नहीं हुआ तो आने वाले समय में ना जाने कितने लोगों को गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। क्या आप और वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में हार के बाद 11 जिला अध्यक्षों को निलंबित कर दिया है। 11 जिला अध्यक्षों में आगरा के समाजवादी के जिला अध्यक्ष भी शामिल है, जिसे पार्टी से बर्खास्त किया गया है। उनसे खास बातचीत की हमारे संवाददाता कृष्णा त्यागी ने। मेरे साथ मौजूद हैं समाजवादी पार्टी जिला अध्यक्ष राम गोपाल बघेल जी। आइए बात करते हैं कि क्या कारण रहा इनकी सदस्यता खत्म करने का। आइए बात करते हैं सर, नाम बता दें। मैं राम गोपाल बघेल, जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी आ रहा हूँ। सर, क्या कारण मानते हैं कि आपकी सदस्यता को खत्म किया गया? नहीं, सदस्यता खत्म किसने कर दिया? मैं समाजवादी पार्टी का कर्मठ कार्यकर्ता हूँ। माननीय अखिलेश यादव जी मेरे नेता हैं, प्रोफेसर राम गोपाल यादव जी मेरे नेता हैं और मैं आदमी पार्टी का सक्रिय कार्यकर्ता हूँ। सर, कोरोना काल की बात करें तो कोरोना काल के आपके ऐसे कौन कौन से कार्य रहे जिसके लिए जनता के बीच में आप रहे हों? कैसे भी कार्य? देखिए, कोरोना काल में सिर्फ उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी ने ही जनता की मदद की। उसी में हमने आगरा के अंदर बड़े पैमाने पर गरीब लोगों को पूरे कोरोना काल में अपने कार्यालय पर लोहिया रसोई चलाकर खाना खिलाने का काम किया, जिसमें पर डे 2000 से लेकर के 2500 तक के लोग खाना खाते थे गरीब। और बाकायदा सभी कार्यकर्ताओं ने सभी गरीबों की सेवा की। जिन लोगों को दवाइयों की कहीं आवश्यकता महसूस हुई और भी हॉस्पिटलों की दिक्कत महसूस हुई, मैं स्वयं जिला अध्यक्ष और मेरी पूरी जिला कमेटी और समाजवादी पार्टी के सभी कार्यकर्ता नेता उस कार्य में लगे रहे। आगामी 2022 का चुनाव आने वाला है, उसकी रणनीति क्या है, किस तरह की तैयारी आप? देखिए, 2022 का चुनाव उत्तर प्रदेश की जनता के लिए,
उत्तर प्रदेश के किसान, मजदूर और नौजवानों के लिए भविष्य का सवाल है। इसलिए यह 2022 में माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी की सरकार बनना 100% तय है और प्रत्येक समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता जनता के बीच में जाकर जनता की मदद कर रहा है और हमारी सरकार आएगी, ये हमें पूर्ण विश्वास है, क्योंकि समाजवादी पार्टी किसानों की पार्टी है, गरीबों की पार्टी और नौजवानों की पार्टी। अपने साथी राजकुमार मीणा के साथ कृष्णा त्यागी, न्यूज़ 1 इंडिया, आगरा। रामपुर से ये खबर, सड़क हादसे में 4 युवकों की मौत का मामला सामने आया। बता दें, दिल्ली के रहने वाले थे ये सभी मृतक। दिल्ली से नैनीताल जा रहे थे चारों दोस्त। नहर में कार गिरने से यह हादसा हुआ है और दम घुटने के कारण चारों की ही मौत हो गई। गंज थाना क्षेत्र की ये घटना बताई जा रही है। चारों ही दोस्त दिल्ली से नैनीताल घूमने के लिए जा रहे थे और इन चारों की दम घुटने के कारण मौत हो गई है। और इस वक्त की ये खबर, रामपुर से सड़क हादसे में 4 युवकों की मौत हुई है। दिल्ली के रहने वाले बताए जा रहे हैं सभी मृतक। 4 बजे थानागंज पुलिस को सूचना मिली कि एक गाड़ी नाले में गिर गई है। गाड़ी इको स्पोर्ट थी। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और क्रेन के माध्यम से गाड़ी को बाहर निकाला गया। इस दुर्घटना में गाड़ी में सवार चारों व्यक्तियों की मौत हो गई। ये लोग दिल्ली से नैनीताल जा रहे थे। दिल्ली के रहने वाले हैं। इनके नाम इस प्रकार हैं सोनू, राजेंद्र कुमार, मनोज जैन और दीपक कुमार। इनका पंचायत नाम भरकर पोस्टमार्टम के लिए डेड बॉडी भिजवा दी गई है। 4 बजे लखीमपुर खीरी के निघासन में ग्रामीणों ने प्रधान की मदद से लकड़ी का पुल बना डाला है। बता दें, बाढ़ के पानी से रास्ता बंद हो गया था, जिससे ग्रामीणों के सामने समस्या पैदा हो गई थी। ये रिपोर्ट देखिए। बाढ़ ने जब 2 गांवों के बीच डाली दरार, ग्रामीणों ने समस्या को किया दरकिनार। प्रधान की मदद से बना लकड़ी का पुल, बारात को लेकर जा रहे दूल्हे ने किया उद्घाटन। लखीमपुर खीरी के निघासन विकास खंड के ग्राम पंचायत बैल्हा के गांव मिठुई में बहतिया नाले से संपर्क मार्ग पर बाढ़ के कारण पानी भर जाने की वजह से आवागमन बाधित हो गया था। ग्रामीणों के सामने आने जाने की बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई थी। इस बड़ी समस्या को हल करने के लिए सभी ग्रामीण नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान हाजी रफीक अहमद से जाकर मिले। ग्राम प्रधान ने लकड़ी का वैकल्पिक पुल बनाए जाने की बात ग्रामीणों से कही। पुल निर्माण कार्य में अपनी तरफ से 25,000 रुपए का सहयोग ग्राम प्रधान ने दिया। ग्रामीणों ने बांस, बल्ली, लकड़ी से निर्मित वैकल्पिक पुल का 2 दिन में निर्माण कर दिया। खरीद के यहाँ प्रधान जी सलाह ली गई, तो प्रधान जी कहें चलो हम भी सहमत हैं, चलो बना लो। तो हम लोग पूरा गांव मिलकर बनाए अपने हाथ। अच्छा, इस लकड़ी के पुल में किसी स्थानीय जिम्मेदार या किसी उसने मदद कोई मदद नहीं है, कोई शुरुआत नहीं हुई, ना सांसद, ना विधायक, ना कोई यहाँ पर नहीं आते हैं। आते मांगने आते हैं वरना नहीं आते हैं। 50,000 लमसम लग चुकी है, कोई मदद नहीं हुई, यहाँ कोई शुरुआत नहीं होती। वहीं जब पुल बनकर तैयार हुआ तो मिठुई गांव निवासी सोनू की बारात बहराइच को जानी थी। ग्रामीणों ने नेक के रूप में दूल्हे से 1 रुपए का सिक्का लिया और बारात लेकर जा रहे दूल्हे से नवनिर्मित लकड़ी से बने पुल का उद्घाटन फीता कटवा कर किया। दूल्हा बारात लेकर लकड़ी के पुल से चलकर रवाना हो गया। न्यूज़ 1 इंडिया के लिए अवध जायसवाल की रिपोर्ट। और अब खबर हापुड़ से। पुलिस वीकेंड लॉकडाउन का पालन कराने में नाकाम साबित हो रही है। बता दें, वीकेंड लॉकडाउन में शराब के ठेके पर भारी भीड़ देखी गई। शराब के ठेके के पास भारी भीड़ की वजह से जाम की स्थिति तक पैदा हो गई। ठेकों के पास ठेलों पर धड़ल्ले से शराब पिलाई जा रही है। थाना हापुड़ देहात के ओवरब्रिज के नीचे का ये मामला बताया जा रहा है। और फिलहाल आप ये तस्वीरें भी देख सकते हैं कि वीकेंड लॉकडाउन के नियमों की कितनी धज्जियां उड़ाई जा रही। लोग ना तो मास्क पहने, ना सोशल डिस्टेंसिंग दिख रही है। और पुलिस की तरफ से जो कोशिश किए जाने के दावे किए जाते हैं वो भी यहाँ पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ना पुलिसकर्मी दिखाई दे रहे हैं, ना किसी तरीके के नियमों का पालन होता नजर आ रहा है। भारी भीड़ जरूर दिखाई दे रही है। तस्वीरें देख लीजिए जरा और अंदाजा लगाइए कि वीकेंड लॉकडाउन का किस तरीके से पालन कराया जा रहा है, कैसे पुलिस नाकाम हो रही है और कैसे लोग भी अपनी जिम्मेदारियां भूल रहे हैं। क्योंकि
शायद लोगों में कहीं ना कहीं अब कोरोना का भय कम हो गया है। आंकड़े ज़रूर कम हुए लेकिन ख़त्म नहीं हुआ। लेकिन लोगों में ये तस्वीरें देखकर, जहां ना तो लोग मास्क पहने हैं, ना ही सोशल डिस्टेंसिंग है, धड़ल्ले से शराब खरीदी जा रही है, पी जा रही है। यहाँ पर पुलिस की तरफ से जो जिम्मेदारी निभाई जानी चाहिए वो जिम्मेदारी यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही है। ना यहाँ पर पुलिसकर्मी दिखाई दे रहे हैं। वीकेंड लॉकडाउन की धज्जियां उड़ती हुई जरूर दिखाई दे रही हैं। और फिरोजाबाद में बेखौफ बदमाशों का आतंक नजर आ रहा है। बाइक सवार बदमाशों ने आरती को गोली मारी है। आरती की मौत से इलाके में सनसनी फैली है। बता दें, मौके पर पहुंची पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है। सिरसागंज थाना क्षेत्र के नवीन मंडी की ये घटना बताई जा रही है। तो फिरोजाबाद से ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बेखौफ बदमाशों का आतंक, पुलिस का कोई भी डर नजर नहीं आ रहा। खुलेआम घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है और कहीं ना कहीं पुलिस की तरफ से भी थोड़ी सी ढील है, जिसकी वजह से इन बदमाशों का आतंक बढ़ता जा रहा है। इन बदमाशों में पुलिस का खौफ खत्म होता नजर आ रहा है और जो शिकार होते हैं वो आम जनता होती है। इस बीच और फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया। नमस्कार।